अच्छा डॉक्टर साहब, मैं शुरू ज़रा लाइटर टोन पे करता हूँ। आपको याद है आप जब व्यू पॉइंट में लिखा करते थे और हम भी बजट कवर करते थे तो कम अज़ कम ये होता था कि एक साल का बजट एक साल चला करता था। जो कीमतें तय होती थी या जो कम आदाफ थे वो रहते थे। अब तो हर रोज़ बजट बनता है, मगर ज़ाहिर है ये इवेंट है और हम इसे कवर भी कर रहे हैं। हजूर, अब तो बात ये है कि ये बातें तो अब पीछे रह गई कि जनाब डॉक्टर साहब आपसे सवाल शुरू करता हूँ कि कब से आप जब टैक्स रिफॉर्म कमेटी में थे, आपकी हमने सारी सजेशंस जो आपके वो हमने देखा। इस वक्त तो फायर फाइटिंग है और कल मैं डान में देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि जनाब रोल ओवर लेने जा रहे हैं। एक पार्टी रोल ओवर लेने दुबई में जा रही है, एक पार्टी रोल ओवर लेने जा रही है चाइना में, जो हमने उनके IPPs के पैसे देने हैं। तो आप क्या समझते हैं ये बजट, ये बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन बजट है और अभी तक ये मुश्किल हल नहीं हो रही, इसी वजह से इसको आगे लेके जा रहे हैं? डॉक्टर साहब जी बहुत शुक्रिया कायद साहब। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बजट मेकिंग के बारे में अब कोई दो राय नहीं है कि ये तो सिर्फ एक IMF का एजेंडा है जिसको अब आपने पूरा करना है। अब इसमें जो पहले सालों का आपने जिक्र किया जहाँ कोई हमारी अपने लोगों की कोई उसमें इनपुट होती थी, वो तो अब तकरीबन मुमकिन है कि रह सकें। अब ज़ाहिर है कि ये कर्ज़ की मैं पीने के जो आखिरी अंजाम होते हैं वो आप दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए पिछले बजट ये जो अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने 7.3 ट्रिलियन की सिर्फ डेट सर्विसिंग रखी कि जो हम अदा करेंगे, और अगर सूबों को दे दिया जाए टैक्स में से हिस्सा तो हुकूमत के पास तो इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो इस डेट सर्विसिंग को ही पूरा कर सके। अब ये तो एक रियलिटी है, यहाँ से हमें बजट मेकिंग को समझना चाहिए। अब ये 7.3 पे भी मामला नहीं रहा। अभी जो हमने 10 माह के देखे हैं एस्टिमेट्स, और उसमें अब तो कुछ 9 महीनों के तो पब्लिश भी कर दिए, एक इस महीने का भी आप देख लें तो ये तो कोई 8.5 ट्रिलियन पे जाएगा जो हमारी डेट सर्विसिंग है। अब अगले साल के लिए फिर आप कितनी डेट सर्विसिंग रखेंगे? ये वसूलियों से एक्सीड कर देगी हमारी जी बिल्कुल। अब ये जो पाकिस्तान का असल क्राइसिस है वो ये है कि आप जितना मर्ज़ी टैक्स लगा लें और उसके बावजूद भी आपका ना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होना है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह अब डेट सर्विसिंग है। एक सिंगल आइटम भी आपकी पूरी जो आमदनी है उसको उससे कहीं ज़्यादा हो गया है। तो ये वो बड़ा मसला है जिसके ऊपर वो बात नहीं करते कि आफ्टर ऑल जिससे हम ये एक ज़ाहिर है कि ये एक शक्ल है ग़ुलामी की कि अब आप जो लोकल बैंकों से भी ले रहे हैं तो जो पब्लिक मनी है वो तो स्टेटों को वापस जा रही है उनको प्रॉफिट की शक्ल में। टैक्स का मकसद तो ये होता है कि भाई आपने पब्लिक सेक्टर से जो है वो पैसा लेके आना है प्राइवेट से, ताकि आप जो लोगों के साथ आपके वादे हैं रियासत के कि आप उनको अच्छी ज़िंदगी देंगे, जो रियासत का रोल है वो पूरा करेंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि हम सारे इसलिए अब टैक्स अदा कर रहे हैं कि उसका कुछ मुनाफा जो है वो बैंकों को इस शक्ल में जाए कि वहाँ जो बैंकों के मालिकान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड ले सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो सके, उनके हाथ में दौलत ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी हो सके। तो इन हालात में हम बजट मेकिंग को क्या कहेंगे? इनके उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है IMF का कि वो आपको ये कहे कि जी ये डेट का मसला पहले आप अपना हल करें। वो तो आपको और डेट देना चाहते हैं ताकि आप मुस्तकिल इसी कैफियत में रहें। क्योंकि ये भी देखिए एक आलमी तौर पर देखा जाए तो उन ममालिक में जहाँ बार बार आप IMF के पास जाते हैं और हाल वही है कि वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकेंगे, कभी अपने लोगों का भला नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये दोनों चीज़ों में बड़ी क्लियर बात है कि अगर आप 25वीं दफ़ा ICU में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बहुत फंडामेंटल ख़राबी है ना कि आप हमेशा ICU में ही लेटे हुए हैं। तो अब जब ICU में रहेंगे तो यही हालात रहेंगे। इसमें कोई ये समझे कि अब बेहतरी होगी, बेहतरी बिल्कुल नहीं होगी आने वाले साल में। इफ़ आई मे आस्क कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो आ जाती है, एक जमात की गवर्नमेंट फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट वो अपना वो सोचना शुरू कर देते हैं हमारा पॉलिटिकल कैपिटल किधर जाएगा। IMF जो हमें रिफॉर्म्स का बताता है बुनियादी तौर पर तो वही है कि जहाँ जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है रोकनी तो हमने है ना कभी ना कभी। जी देखिए मसला है कि IMF कभी ये तो नहीं कह रहा कि आपने जिन तबकात को 3 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है वो वापस करें जी। वो तो ये कह रहे हैं कि आप मज़ीद सेल टैक्स का रेट 18 से 19 कर दें, और वो आइटम्स जिसको देखिए हर मुल्क के अपने हालात होते हैं। अब हमारे एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, जो गरीब किसान हैं, वो तो 19% का इनपुट नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये कोई औरत थोड़ी है कि आप 19% का इनपुट दे रहे हैं। तो वहाँ के किसानों की हालत देखें ना क्या है, और वहाँ कितनी उनको जो है वो हम ही कहते हैं सब्सिडी ना दे, वहाँ आप पूरे यूरोप में देखिए कितनी सब्सिडी दी जाती है। और फिर भी डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ सड़कों पे, आज मैं कल भी राइटर में देख रहा था तो उसमें भी सड़कों पे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर तैमूर आप ये फरमाइए कि मैं ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को खोल के और एंगल से देखना चाह रहा था। अभी हम हमारे एक 8 से 10% ग्रोथ रेट था और एक बड़ी बुरी हजीमत हुई। तो क्या ये जो पूरा निज़ाम है इसमें ट्रिकल डाउन तो नहीं हुआ?
पैसे भी बन रहे हैं, शायद इकॉनमी किसी तक एक्सपेंड भी करती है। तो क्राइसिस ये है कि पैसा नीचे नहीं आ रहा। और नंबर 2, दूसरी बात ये कि हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, ये जिस कीमत पे, इस कीमत पे ये बिजली, इस बिजली पे ये क्या कम्पीट दुनिया में कर सकेंगे या हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे? 2 क्वेश्चंस। थैंक यू सर। पहले तो मैं ये बात कहता हूँ कि आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है कि सरमाए का और दौलत का इर्तकाज़ है और तेज़ी से, और इनफैक्ट UNDP वगैरह की रिपोर्ट्स भी आप पढ़ सकते हैं कि ये जो कोविड का पीरियड है इसमें ये और भी ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है ग्लोबल लेवल पे और तकरीबन हर मुल्क के अंदर, और रिजल्ट उसके आपके सामने है कि जिस किस्म के बजट, हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी ऊपर गए थे कोविड के दरमियान बहुत ज़्यादा। हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स नहीं, मगर जो पिरामिड है वेल्थ की वो और मज़ीद लॉपसाइडेड हुई, क्योंकि जो नीचे के बंदा है वो बहुत बुरी तरह से स्क्वीज़ हुआ है, क्योंकि इस पूरे पीरियड के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसने बेसिकली इनकम को उड़ा दिया है, और जो गरीब आदमी होता है उसके सारी दौलत जो है वो बेसिकली इनकम की शक्ल में होती है, एसेट्स की शक्ल में तो होती नहीं। तो जहाँ पे इतनी हाई इन्फ्लेशन हो वहाँ पे इनकम वाला बंदा जो है वो उड़ जाता है, एसेट वाला बंदा फिर भी कुछ बच जाता है। तो इस वजह से जो इर्तकाज़ है दौलत का वो और तेज़ हो गया है। तो ये तो ग्लोबल ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है और बहुत खौफनाक ट्रेंड है। इसके साथ साथ ये शामिल करना चाहूँगा कि अब IMF वाले जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं ना, वो फंडामेंटली एंटी डेमोक्रेटिक है। पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे अर्जेंटीना आप ले लें, चाहे आप मेक्सिको की बात करें, चाहे पाकिस्तान की करें, किसी मुल्क की भी बात करें। और IMF वालों ने ही ये फ्रेमवर्क और पैराडाइम बना के भेजा है कि जी आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल बेशक ज़ाया कर दें फॉर द इकॉनमी, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि देयर इज़ नो एविडेंस, सर गौर करें, देयर इज़ नो एविडेंस कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं उसके नतीजे के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। अब जोसेफ स्टिग्लिट्स को अगर आप पढ़ लें, जिन्होंने वो शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाई थी, पूरा एक डॉगमा बना हुआ है इसके हवाले से, और वो डॉगमा ये है कि जी सारा मसला जो है वो इकोनॉमिक रिजिडिटीज़ की वजह से, कि जी हाँ यूनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोनोपोलीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बस अगर फ्री मार्केट हो जाएगी, प्राइसेस छोड़ देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चाइना के अंदर तो ऐसे नहीं हो रहा, वियतनाम के अंदर तो ऐसे नहीं हो रहा, वहाँ तो ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम चल रहा है, वहाँ तो इंतहाई किस्म के स्टेट ने प्राइस कंट्रोल। डॉक्टर साहब, ग्रीस 10 साल पहले इसी पोजीशन में नहीं था जिसमें हम हैं, और फिर उसके बाद इसी तरह के रिफॉर्म्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे नहीं हुए, और उसके बाद वो क्या हासिल किया ग्रीस ने? उसकी हालत देखे ना क्या है, ग्रीस हो गया सर, जो नहीं खैर से तो सारे बेहतर हैं, कुछ भी हासिल नहीं किया। इनफैक्ट जो सिरीजा की गवर्नमेंट बनी थी, जो बनी इस मकसद, वो भी उड़ गई है, वो उड़ गई, सिरीजा उड़ गई गवर्नमेंट। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ डॉक्टर काशिफ अनवर साहब, ज़ाहिर है आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं इस मुल्क की मैशत की। अभी कल मैं एक सुन रहा था कि एक हैं गालिबन वर्ल्ड बैंक के एक्स कोई ऑफिशियल हैं, वो हमारे टीवी पे आए हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि हमने IPPs को जो 25 साल ख़त्म हो चुके थे उनके मियाद के, 10-10 साल और दे दिए, और हर इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है कि ना इस पे हम पैदावार कर सकते हैं ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। योर टेक प्लीज़। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सवाल वही है कि जो हमने इस वक्त अपना टोटल कर्जा पाकिस्तान का देना है वो लिया तो लगाया कहाँ। ये दूसरा सवाल यहाँ पर भी यही है, और ये आवाम का पूछने का हक है, और पूछती भी है आवाम कि भाई आप जब ये 25 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा था तो आपने क्यों दिया? क्या आपको ये नहीं पता था महंगी बिजली है? आपने क्यों डैम्स की तरफ नहीं गए? क्यों हमारा जो क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा नुकसान हमारा जो अब फ्लड्स का आ रहा है, हमने क्या वाटर रिजर्वॉयर्स पे काम शुरू किया है? हमने क्या डैम्स पे काम शुरू किया है? हमने तो ये किया कि जो हमारे सेक्टर्स, अब आपका सोलर जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा था, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, आपने ये कहा हम अब इस पे भी टैक्स लगा देंगे, इस पे टैक्स लगा देंगे क्योंकि आप ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं। वो कैपेसिटी पेमेंट भी तो देनी है सर, वो छोड़ दें। देखें, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस। कैपेसिटी पेमेंट अवाम का इशू नहीं है, अवाम ये सरकार का इशू है कि सरकार ने क्यों उनके साथ दोबारा एग्रीमेंट किया। देंगे तो हम पिसेंगे ना, जब हम पिसेंगे तो फिर यही होगा कि आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, गरीब आवाम नहीं रहेगा, गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकेंगी। हम तो बार बार इस जगह पे जो सरकार कहती है और हम लोग कहते हैं हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ हम एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते, और हमें अपनी प्रायोरिटी को भी चेंज करना चाहिए। हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने को नंबर 2 पे ले आना चाहिए और इंपोर्ट्स को कम करने को नंबर 1 पे लाना चाहिए। लेकिन बात यह है, इतनी बड़ी डिवेल्यूएशन के साथ आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कौन करेगा? इतनी बड़ी डिवेल्यूएशन के साथ अपने लोकल्स की बात कर रहा हूँ कि लेकिन लोकल्स की जो वर्थ थी, जो कैपिटल था, जो एसेट था,
وہ تو پہلے ہی آدھا ہو گیا. صاحب یہ جو پہلے جو ہائپوتھیسس تھا اس میں جب آپ نے بجلی کے کارخانے لگایا اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس والا کہ جناب اتنی بجلی بنے گی, آگے کارخانے بھی لگیں گے, کنزمپشن بھی ہوگی, تو ہمیں نہیں دینے پڑیں گے مفت کے کارخانوں کو پیسے, یہ درست تھا یا پھر یہ ہوا میں ہی تھا؟ دیکھیں جب آپ تھیوری پہ جاتے ہیں تو تھیوری میں الٹیمیٹلی جب پریکٹیکل ہوتا ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. میں اس کو ایسے ہی نگیٹ کر دوں کہ جو پہلوں نے کام کیا غلط کیا, اگر آپ اسے کریکٹ مان بھی لیں تو آپ کو انرجی مکس کی طرف جانا چاہیے تھا. دیکھیں اور کیا ہم انرجی مکس کی طرف گئے ہیں؟ ہمیں تو ہائیڈل کی طرف جانا چاہیے تھا نا. ہم تو اپنے ہائیڈل کے ایشوز کو ہی نہیں ریزالو کر سکے. دیکھیں پہلے جب پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو ہم ہی یہ کہتے تھے, مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمیں انڈسٹری چلانے دیجئے, ہمیں لائٹ دیجئے, لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ انرجی مکس کو بھی امپروو کریے. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ ہم باہر سے فیول امپورٹ کریں گے اور آپ کو آج 75 روپے کا یونٹ دیں گے تو اس میں آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی, اور آپ کی انڈسٹری پاکستان سے شفٹ ہو رہی ہے, آپ کی انویسٹمنٹ پاکستان سے شفٹ ہو رہی ہے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آئی پی پیز کی پالیسی بنی تھی تو اس پالیسی میں کنسیپشن یہ بھی تھا کہ یہاں بجلی بنے گی اور انڈیا کو بیچیں گے, اور وہ پھر کٹ گیا پورا کا پورا, اور پھر وہاں سے جو منافع. ڈاکٹر صاحب انڈیا کے میں نے ٹیرف نکالے ہیں 300 تک تو وہ 4.5 روپے پہ دیتے ہیں, اور 1000 سے اوپر 11 روپے کا ان کا ٹیرف ہے. میں صرف اس میں ایک آئی پی پیز میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو ہمارے آئی پی پیز کی انویسٹمنٹ فارنرز کی ہے آپ اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں, جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں ان سے تو ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. سر نام نہیں بتاتے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں 90 بندے ہیں, 90 خاندان ہیں. ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ان سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ایجنڈا پہ ہی نہیں ہے.